यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट बैंक को कर दिया है बंद, लग गए हैं ताले। और बहुत जल्द हो सकता है कि आपको इन नियर फ्यूचर एयरटेल पेमेंट बैंक पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते हुए दिखें। मगर ये पेमेंट बैंक में इतने सारे फ्लॉज क्यों हैं? क्यों ये पेमेंट बैंक की जरूरत है? उठा के क्यों नहीं सारे पेमेंट बैंक को बंद कर देते अगर इतने ही फ्लॉज है तो? ये जो धांधलियां, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस इन पेमेंट बैंक पर लग रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं पेमेंट बैंक? क्या ये इंटेंशनली कर रहे हैं या ये अपने आप एक स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले जरूरी है पेमेंट बैंक्स को समझना, क्योंकि ये आम तरीके की बैंक नहीं। जैसे आप एसबीआई को देखते हो, एचडीएफसी देखते हो, आईसीआईसीआई देखते हो, ये आम सी बैंक्स नहीं है। ये एक स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने के लिए, स्पेशल टास्क फोर्स होती है ना, किसी स्पेशल टास्क को अचीव करने, वैसे ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स कहलाती हैं। जो पेमेंट बैंक होती है इसे हम डिफरेंशिएटेड बैंक कहते हैं, नाम में लिखा हुआ है। दे मस्ट हैव सम डिफरेंट पर्पस टू अचीव, इसलिए तो इन्हें डिफरेंशिएटेड बैंक्स कह रहे हैं हम। यस और नो? तो इन पेमेंट बैंक, जिन्हें हम डिफरेंशिएटेड बैंक्स के नाम से जानते हैं टेक्निकली, इनके बारे में हमें समझना पड़ेगा कि है क्या, इन्हें लाया क्यों गया, इनका काम क्या है और क्यों इसमें इतने सारे फ्लॉज है। तब जाकर शायद हम समझ पाए कि पेटीएम पेमेंट बैंक में धांधली कैसे हुई और ये पेमेंट्स बैंक में इतने सारे फ्लॉज क्यों आ रहे हैं, क्यों लोग इसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज कर पा रहे हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 2014 में नचिकेत मोर जी से। होता क्या है, ये एक बार ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ये ट्रेन में जाते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसे बहुत से मजदूर ट्रेन में आकर दूसरे मजदूर को पैसे दे रहे हैं। क्यों? कि यार तुम गांव तो जा ही रहे हो, मेरी मां बीमार है, उनको ये पैसे दे देना। तो वो ट्रेन में बैठे बैठे सोच, अब आप ये भी सोच सकते हो कि ये जनरल डिब्बे में क्यों ट्रैवल कर रहे थे। तो ये सोचते हैं बैठे बैठे, यार ये जो मजदूर है ये खुद से बैंक जाकर अपने अकाउंट में पैसे डालकर अपनी मां को क्यों नहीं भेज पा रहा है। तो इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो लेबरर है, ये जहां पर काम कर रहा है वो तो मेट्रो सिटी है, दिल्ली, मुंबई, वहां पे तो ऐसी बहुत सारी बैंक्स अवेलेबल है। मगर ये जिस गांव से, जिस कस्बे से बिलोंग करता है, वहां पर ऐसी ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर बैंक का ऐसी कोई भी बैंक मौजूद नहीं है जहां इसकी मां रहती है। इसकी मां जहां पे रहती है वहां से नियरेस्ट बैंक ब्रांच ही 100 किलोमीटर दूर है। तो अब ये सोच कर देखो कि अगर इस व्यक्ति को, जिसकी आय, जिसकी इनकम बहुत कम है, अगर उसको 1000 रुपए भेजने, जिसके लिए, जिसको कलेक्ट करने के लिए उसकी मां को 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा, मतलब 500 से 800 रुपए का खर्चा, तो क्या वो ऐसी मूर्खता कभी भी करेगा? जवाब है नहीं। तब जाकर यहां पर नचिकेत मोर जी को एक लैक्यूना समझ में आया कि हम ये ब्रिक एंड मोर्टार स्ट्रक्चर जैसी बैंक्स हर गली कस्बे में नहीं पहुंचा सकते, और अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर पाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करना पड़ता है, जैसे हर किसी के पास इंश्योरेंस हो, हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाए, हर किसी का बैंक अकाउंट हो, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि जनधन आधार योजना के थ्रू हमने करने की कोशिश करी। खैर, अब यहां पर यह समझ में आया कि यह पर्टिकुलर सिस्टम तो काम नहीं करेगा, तो करें क्या? तो इन्होंने एक रास्ता निकाला कि ये काम कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो हर गली नुक्कड़ पर मौजूद है? जवाब है किराने की दुकान। जब ये किराने की दुकान को अगर हम बैंक बना सकें, क्या पॉसिबल है? उनको आइडिया आया, हां ये पॉसिबल है, किराने की दुकान को एक बैंक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब सोचो कितना आसान होगा कि ये व्यक्ति जो कि एक मेट्रो सिटी में रह रहा है, वहां पे तो किराने की दुकान होगी, इसकी मां जिस गली कस्बे में, जिस गांव में रह रही है, वहां भी कोई ना कोई किराने की दुकान होगी। अब सोच कर देखो, इस किराने की दुकान को पेमेंट बैंक बना दे और इस किराने की दुकान को पेमेंट बैंक बना दे, तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा इजीली। इसकी मां को ट्रैवल अलाउंस खर्च करना पड़ेगा नहीं। तो एक्चुअली में यही किया गया। इन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएटेड बैंक्स का इजाद किया। ये बैंक्स का काम ही था कि ऐसे छोटी छोटी जगह पर दुकानों को बैंक बना देना। कैसे? सिंपल, इस किराने दुकान मालिक को एक मशीन देना, जिस मशीन से कोई भी आकर पैसे जमा करवा पाए अपना आधार कार्ड देके कि साहब ये मेरी आइडेंटिटी है, पैसा जमा करो, और कोई भी पैसा निकाल पाए अपनी आइडेंटिटी दिखा के। सिंपल सा मैकेनिज्म। और इस बिहाफ पर किराने दुकान को जब पेमेंट बैंक बना दिया गया, तो दोनों किराना दुकान पेमेंट बैंक है और दोनों से ट्रांजैक्शन हो रहा है सीमलेस मैनर में, बिल्कुल आरामदायक तरीके से, और इसके पैसे भी नहीं खर्च हो रहे ज्यादा। थोड़े से मामूली से ट्रांजैक्शन फी में ये पेमेंट बैंक पूरा काम कर रहा है। तो इस कारण से इन पेमेंट बैंक का इजाद होता है। अब आपका सवाल होगा कि ऐसी कौन कौन सी पेमेंट बैंक एज ऑफ नाउ हमारे देश में काम कर रही है। ये है उनके नाम। जैसे
हमारा जो पोस्टल सिस्टम है उसका खुद का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो, एनएसडीएल, पेटीएम पेमेंट बैंक। अब यहां पर इस पेटीएम पेमेंट बैंक में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि पेटीएम पेमेंट बैंक काम कैसे करती है, मैं कहूं जनरल पेमेंट बैंक काम कैसे करती है, तब जाकर आप इसकी धांधली पकड़ पाओगे। देखो, और हां, अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हो तो हियर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। आप सिर्फ ₹1 के ट्रायल से यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ आर टीचिंग, ऑफ आर कंटेंट, और उसके बाद यू कैन डिसाइड वेदर टू ज्वाइन अस और नॉट। सिर्फ ₹1 में यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड चेक द क्वालिटी। तो ₹1 आप पे करो, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिलेंगी, आप आराम से चीजों को देखो एंड देन डिसाइड। यहां पर आप इस कूपन को, जो कि है श्री लाइव, SHREE लाइव, तो पता ही है, ठीक है, तो इसको यूज कर लेना। सबसे पहले तो ये समझो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितना दिमाग लगाकर किसी भी चीज को इनिशिएट करती है। यू विल लव दिस कॉन्सेप्ट एंड यू विल लव द आइडिया ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट बैंक की इजाद करी। पेमेंट बैंक को बोला गया कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक आप डिपॉजिट लोगे। सोचो क्यों बोला होगा? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोचा होगा कि हम इस पेमेंट बैंक की शुरुआत कर ही क्यों रहे हैं, किस तबके के लिए कर रहे हैं। जवाब है माइग्रेंट लेबरर, स्मॉल एग्रीकल्चरल फार्मर, इन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो छोटे छोटे से ट्रांजेक्शंस अपने घर पहुंचा सकें, जहां भी अपने दोस्त को पहुंचा सकें। तो लगता है आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा की इन पेमेंट बैंक को डिपॉजिट रखने की आजादी मिलनी चाहिए थी? नहीं। क्यों? रिस्क। देयर इज ऑलवेज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दीज पेमेंट बैंक्स। एंड व्हाई ओनली पेमेंट बैंक? ये तो हर तरीके की बैंक में रिस्क इन्वॉल्व होती है। बीट एसबीआई ऑल्सो, कम है बट है तो सही, ठीक है। तो पेमेंट बैंक को आजादी दी गई कि आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक एट मैक्स ले सकते हो। अब यहां से होता है खेल शुरू, मगर उस खेल को समझाने के पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है आपके 2 लाख रुपए को ही बचाना। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी चलते फिरते को बैंक का लाइसेंस दे दिया, उसको बोल दिया 2-2 लाख रुपए समेट और चंपत हो जा। नहीं, हमारी गवर्नमेंट गारंटी देती है थ्रू DICGC। अब ये क्या भला है, नाम से समझते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब कि ये कॉर्पोरेशन है, उल्टा पढ़ो, जो गारंटी देती है कि हम आपको क्रेडिट देंगे अप टू 5 लाख रुपीस। तो जितना भी आपने डिपॉजिट किया है अप टू 5 लाख रुपीस, हम उसको इंश्योर्ड करते हैं। अब वापस से पढ़ो, डिपॉजिट जो मैंने किया वो इंश्योर्ड है, इंश्योरेंस, क्रेडिट सरकार देगी, क्रेडिट अगर डूबता है तो गारंटी दे रहे हैं, और ये कॉर्पोरेशन है, मतलब एक संस्था बना दी। तो DICGC में सरकार ने बोला हुआ है कि 5 लाख रुपए तक अगर आपका डूबता है बैंक में तो वो हम आपको देंगे। और मजे की बात है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो थी उसमें तो मैक्सिमम लिमिट ही 2 लाख रुपए थी, मतलब आपका पूरा सम इंश्योर्ड है, यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसी कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बात जानती है कि गवर्नमेंट इज लायबल टू पे दिस मच अमाउंट, इसलिए उन्होंने एक और फैक्टर यहां पे एड ऑन किया हुआ है। क्या? बहुत ही स्पेशल फैक्टर है ये। स्पेशल फैक्टर है, जैसा कि आप लोग जानते हो, जो भी डिपॉजिट लेगी बैंक उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ क्या क्या मेंटेन करना है, CRR, SLR। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा कि CRR बैंक के साथ मेंटेन होता है, RBI। सिर्फ आसान भाषा में समझो कि बैंक्स को CRR और SLR, जिसे कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, उसका पैसा अलग निकाल के रखना पड़ता है। क्यों करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ताकि ये CRR और SLR का पैसा इसलिए साइड में रखवाती है ताकि अगर ये बैंक चंपत हो जाए तो इस CRR SLR के पैसा जो कि जमा करवा के रखा है इस पेमेंट बैंक से, उसमें से निकालकर उस जनता को दे दे। और इसीलिए गवर्नमेंट ने यहां पे वादा किया हुआ है। समझ गए? तो अपनी सिक्योरिटी हर कोई सबसे पहले इंश्योर करता है, भले इंसान हो, चाहे बैंक हो, चाहे RBI हो, चाहे सरकार हो, ठीक है। अब इनके लिए जो SLR का कोटा है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी। कितना है कि उन्हें 75% सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही SLR को रखना पड़ता है, 75% ऑफ अमाउंट। कैन यू इमेजिन? और क्यों करा होगा ऐसा? क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस होगा, इसलिए इतना हैवी SLR सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखने के लिए बोला है। हालांकि मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊं, सोचकर अगर आप देखो तो इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि पेमेंट बैंक तो एक तरीके से क्रेडिटर है जो सरकार को पैसा देती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रही है ना। 75% SLR मेंटेन किसमें कर रही है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो इसको बंद करके सरकार का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा तो सरकार क्या बोलती थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख दे बेटा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसकी? गवर्नमेंट की। फायदा किसका? गवर्नमेंट का। पैसा मिल गया उनको कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए, ठीक है। खैर, अब आते हैं तिकड़म पे। हुआ क्या
कि भैया 2 लाख रुपए मैक्सिमम पेमेंट बैंक को बोला कि आप ले सकते हो। अब पेमेंट बैंक ने क्या करना शुरू करा, क्योंकि लोग तो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख अंधाधुन जमा कर रहे हैं पेमेंट बैंक में, या मैं कहूं पेटीएम पेमेंट बैंक में। अब एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या होता था, 2 से अगर 2 लाख 10,000 हो गए, 3 लाख 4 लाख, एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या हुआ 1 लाख 2 लाख का। हियर कम्स द कैच। उन्होंने क्या करा, दूसरी बैंक से पार्टनरशिप कर ली, जिसे पार्टनर बैंक कहेंगे हम, कुछ भी लिख लो, एचडीएफसी लिख लो, कुछ भी। अब इनको इजाजत नहीं है 2 लाख से ज्यादा रखने की, मगर ये पार्टनरशिप में दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं ना कि तुम एफडी संभालो। समझ रहे हो लोचा। तो यहां पर पेटीएम पेमेंट बैंक ने क्या करा, ऐसे पार्टनर बैंक के साथ में जो एक्स्ट्रा अमाउंट था यहां जमाना शुरू कर दिया। ये फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। तो 2 लाख के ऊपर जितना भी पैसा पेमेंट बैंक में जाता है वो सीधे के तौर पे पार्टनर बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। वॉट एवर एक्स्ट्रा अमाउंट गोज विद द पेमेंट बैंक गोज एज फिक्स डिपॉजिट विद द पार्टनर बैंक। अब खेल समझ गए। तो अब होने ये लगा कि इस पेमेंट बैंक में जो ये लोग पैसा जमा कर रहे थे, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई करोड़ों रुपए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था इन पेमेंट बैंक को कि भैया तुम केवाईसी नॉर्म करवाओ, नो योर कस्टमर, कि ये पैसा कौन डाल रहा है कौन निकाल रहा है। इन्होंने केवाईसी नॉर्म्स को, गाइडलाइंस को फुलफिल ही नहीं करा। मतलब ये 2 लाख 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख कौन डाल रहा है पेमेंट बैंक को भी नहीं पता है, कौन निकाल रहा है पेमेंट बैंक को, मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला ट्रांजेक्शन शुरू हो गए। आप समझ रहे हो। तो ये केवाईसी गाइडलाइन फुलफिल ना करने के कारण ये पूरा का पूरा झमेला हुआ, और इस कारण से पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेमेंट बैंक होती हैं और ये जो पार्टनर बैंक होती हैं, इनमें साठगांठ क्यों होती है आपको पता है। पार्टनर बैंक का क्या फायदा है इसमें, अभी तो मैंने बताया पेमेंट बैंक का क्या फायदा है, पार्टनर बैंक का क्या फायदा है। पार्टनर बैंक का ये फायदा होता है कि जो बड़ी बैंक होती हैं उनको चाहिए होती है रीच, कहां पर, वही गली कस्बे जो नचिकेत मोर जी को चाहिए थी। तो ये पार्टनर बैंक क्या करती है, इनको पता है हमारे पास इतनी रीच नहीं है, हमारे पास उतनी ब्रांचेस नहीं है, तो ये क्या करती है, पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप कर लेती है। अब पेमेंट बैंक तो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ किराने किराने की दुकान पर है, तो जब ये इनके साथ पार्टनरशिप कर लेती है तो इसकी रीच की मदद ये उठा लेती है, और इसके पास जो लाइसेंस है पैसा जमा करने का उसका फायदा ये उठा लेते हैं। मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, समझ गए, कोरल जूस एंथेले बने हुए हैं दोनों के दोनों। और साथ ही साथ ये जो पार्टनर बैंक होती है ये अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, उसको पेमेंट बैंक के थ्रू लोगों तक बेचती है, पैसा ही पैसा। समझ है। तो ये पूरे धांधले का मैटर बना पेमेंट बैंक का कि केवाईसी गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं किया गया। अब देखो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा जाता है अंडर बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम टाइप्स ऑफ बैंक में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंक, जिसमें ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डीलर, एनबीएफसी को पढ़ते हैं, इसमें कमर्शियल बैंक में ही पेमेंट बैंक आते हैं, जिसको हम यहां पर अभी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर इसको इलेबोरेटली समझने के लिए, डिफरेंशिएशन समझने के लिए पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का हम फ्यूचर लेक्चर्स में इसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसके रिकमेंडेशन पे स्टैब्लिश हुआ, ये कैसे रजिस्टर होते हैं, कौन से एक्ट से रेगुलेट होते हैं, एफडीआई अलाउड है तो कितना है, एक्सेट्रा। तो ये पूरा जो डिफरेंशिएशन है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसके लिए मैंने इतना ऑप्टिमल जितना मैं कर पाया वो कंपैरिजन चार्ट डेवलप किया है, एक एक चीज हाथ से लिखकर, ताकि एक बार पढ़ेंगे और पूरा का पूरा समाप्त। तो स्टे ट्यून, हम बहुत जल्द इस पर्टिकुलर टॉपिक को इस कंपैरिजन चार्ट फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। विल मीट यू सून। फॉर नाउ टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।